एक लड़का जिसने छोटी उम्र में बिजनेस करना चालू कर दिया था, वह अपने लिए एक शॉपिंग मॉल बनवा रहा है। उसका ज़्यादातर काम तो हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत काम रह गया है और उसको देखने के लिए जैसे ही वो अपने शॉपिंग मॉल पर जाता है तो वहां पर उसे एक मजदूर महिला मिलती है और जैसे ही लड़का उस महिला को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि भाभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब इस बात को सुनकर जो मजदूर महिला होती है वह पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखती है और जैसे वो उसकी तरफ देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से ये लड़का उसे भाभी कह रहा था? अगर ये सच में उसकी भाभी थी तो यहां पर मजदूरी क्यों कर रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल के एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है जिसका नाम रंजीत है और एक छोटा भाई है जिसका नाम है विशाल। रंजीत की शादी हो चुकी है लेकिन विशाल अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। जो रंजीत की पत्नी होती है उसका नाम होता है आरती और आरती घर को एक माँ की तरह चलाया करती है और अपने देवर से एक माँ की तरह प्यार किया करती है। यानी कि यहाँ पर ये भले ही देवर भाभी हो विशाल और आरती, लेकिन इन दोनों के बीच में माँ बेटे का सा प्यार था, क्योंकि यहाँ पर जो रंजीत होता है वह विशाल से काफी ज्यादा बड़ा था। लगभग उन दोनों के बीच में एज डिफरेंस 10 साल का था और वैसे भी जो विशाल के माता पिता हैं वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो भैया भाभी उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हैं। परिवार के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। जो रंजीत होता है वह एक कंपनी में काम किया करता है और वहां से अच्छे खासे पैसे कमाया करता है और उन्हीं पैसों से उनका घर चला करता है। इधर जो आरती होती है वह विशाल को अपने बेटे की तरह खाना पीना खिलाया करती और उसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की अच्छी अच्छी सलाह दिया करती और कहा करती कि विशाल तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और तू मेहनत कर, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विशाल होता है वो अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जैसे वो 18 साल का होता है तो उसके बाद उसके दिमाग में कुछ अलग तरह की बातें चलने लगती हैं। दरअसल यहाँ पर जो उसका बड़ा भाई रंजीत होता है वह तो उसको उसी कंपनी में काम दिला रहा था जिस कंपनी के अंदर वह खुद काम किया करता था, लेकिन यहाँ पर जो छोटा भाई विशाल होता है उसके दिमाग में बिजनेस करने की सनक बैठ गई थी, क्योंकि उसने कई जगह पर यह चीज देखी थी कि बिजनेस करने से आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन नौकरी करने से वैसा कि वैसा ही रहता है और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है। तो इसी वजह से जो विशाल होता है वह बिजनेस करने का सोचता है और जब भाई उसे नौकरी के लिए कहा करता है तो वह चुपचाप रह जाता है, ना तो हामी भरता है और ना ही नौकरी के लिए साफ साफ मना करता है। इसके बाद एक दिन शाम के समय जब पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था तो तभी जो विशाल होता है उससे उसका बड़ा भाई रंजीत कहने लगता है कि भाई क्या करना है तुझे? अगर कोई पढ़ाई लिखाई करनी है तो अपनी पढ़ाई लिखाई में एडमिशन ले ले, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो चल मैं तेरी नौकरी की बात कर लेता हूं और वहां पर तू भी नौकरी कर लेना, घर के अंदर और भी ज्यादा इनकम आ जाएगी। इस बात को सुनकर विशाल हिचकते हुए अपने बड़े भाई से कहने लगता है कि भाई ऐसा है, मुझे नौकरी नहीं करनी। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई होता है वो एकदम से थोड़ा सा नाराज हो जाता है और गुस्से भरी आवाज से कहने लगता है कि फिर क्या करेगा तू अगर नौकरी नहीं करेगा? क्या ऐसे ही ठाली रहने का इरादा है? लेकिन तभी विशाल कहता है कि नहीं भैया वो बात नहीं है, मैं दरअसल बिजनेस करना चाहता हूं और बिजनेस करके हम लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और नौकरी से केवल हम जिंदा रह सकते हैं। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई रंजीत होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहने लगता है कि अरे छोटे ऐसा नहीं है, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े घाटे हो जाया करते हैं और हम लोगों की बस की बिजनेस बात नहीं है, तो तू ऐसा कर बिजनेस के चक्कर को छोड़ और मेरी ही कंपनी में नौकरी पकड़ ले, कम से कम घर का गुजारा तो अच्छी तरह से हो जाएगा। इस बात को सुनकर विशाल कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अपने बड़े भाई के चेहरे पर गुस्सा देखकर एकदम से वो चुपचाप रह जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बड़े भाई को गुस्सा काफी ज्यादा आया करता है और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। वह चुपचाप नीचे की तरफ सर करके बैठा रहता है और बड़ा भाई दो चार बातें कहकर वहां से आराम करने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन जब रंजीत अपनी नौकरी करने के लिए कंपनी में जाता है तो उसी दौरान दोनों के दोनों देवर भाभी एक दूसरे से बात करते हैं और यहाँ पर जो आरती होती है वह उसे सहारा देती है, कहती है कि कोई बात नहीं छोटे, तेरे भाई का भी मूड खराब है, जब उनका मूड ठीक रहेगा तो उस टाइम बात कर लेना, हो सकता है उस टाइम वो तुमसे बिजनेस करने के लिए बोल दे और तू बिल्कुल भी उदास मत रहे। क्योंकि जो विशाल होता है वो रंजीत की बात को सुनकर सुबह से काफी ज्यादा उदास था और इसी वजह से भाभी ने उससे यह कहा था। इसके बाद जो विशाल होता है वह भी खुश हो जाता है और धीरे धीरे 10 से 15 दिन और बीत जाते हैं। 10-15 दिन बाद एक दिन जो रंजीत होता है वह बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उसे
उसे प्रमोशन मिल गया था और उसे अब और भी ज्यादा सैलरी मिलेगी। इसी वजह से वह मिठाई लेकर आता है और शाम के समय अपनी पत्नी को भी मिठाई खिलाता है, अपने छोटे भाई को भी मिठाई खिलाता है और बड़ा ही खुश प्रतीत हो रहा था। धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह भी जो रंजीत होता है वो बड़ा ही खुश होता है। तो उसी दौरान यहाँ पर जो विशाल होता है उससे फिर से अपने बिजनेस की बात करना चाहता है, क्योंकि उसकी भाभी ने उससे कह दिया था कि आज मूड अच्छा है, आज तुम बात करके देख लो, शायद तुम्हारे भैया तुम्हें बिजनेस की अनुमति दे दे। इसी वजह से विशाल जब दोबारा से अपने भाई से पूछता है तो एकदम से वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं और अपने छोटे को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था ना, बिजनेस के चक्कर में मत पड़, क्योंकि बिजनेस से घर बर्बाद हो जाया करते हैं। अगर तू बिजनेस में लग पड़ा तो उसके बाद तेरा भी घर बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हमारा घर बर्बाद हो। इसी वजह से तू बिजनेस का सपना छोड़ दे और मैं अपनी ही कंपनी में तेरी भी बात कर लूंगा। अब तू देख, मेरी भी प्रमोशन हो गई है और तुझे भी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। लेकिन इस बार जो विशाल होता है वह चुप नहीं रह पाता है और अपने भैया से कहने लगता है कि भैया ये आपकी जिंदगी है, आप अपनी तरह जियो, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी को मेरे हिसाब से जीने दो, इस तरह से मत करो। अब यहां पर जब बड़ा भाई रंजीत इस बात को सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को बच्चे की तरह पाला था, लेकिन छोटा भाई उससे उल्टी बातें कर रहा था और कह रहा था कि मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। क्योंकि जब इनके माता पिता की मौत बचपन में हो गई थी तो उसके बाद रंजीत ने ही मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई का पालन पोषण किया था और खुद की शादी भी उसने खुद नहीं की थी। यहां पर जो रंजीत की पत्नी आरती होती है वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और एक गरीब घर से बिलोंग किया करती है। उसके बावजूद भी इसने नौकरी कर करके अपने घर को इतना काबिल बना दिया है कि वो लोग अब समाज में सर उठाकर जी सकते हैं और उनके पास भी एक अपना घर है, उस घर के अंदर वो लोग रहा करते हैं। लेकिन यहां पर छोटा भाई उसके बलिदानों को एक पल में ही झुटला रहा था और कह रहा था कि मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। तो इसी वजह से वो उसे धमकाने लगता है और अपना फाइनल फैसला सुना देता है कि मैं ये चाहता हूं कि तू नौकरी करे और बिजनेस तू बिल्कुल भी नहीं करेगा और मैं तुम्हें बिजनेस के लिए 1 रुपया तक भी नहीं देने वाला हूं। इस बात को सुनकर जो छोटा भाई विशाल होता है वह भी अपने बड़े भाई के सामने फाइनल फैसला सुना देता है और कहता है कि मैं जीवन में कभी भी नौकरी नहीं करूंगा और मैं तो अपना बिजनेस करूंगा और बिजनेस करके आपको पैसा कमा कर दिखाऊंगा। इस बात को जब वो कह देता है तो उसके बाद बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, अगर तुझे बिजनेस करना है तो इस घर के अंदर तुझे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर मैंने मेहनत से और अपने पैसों से बनाया है और कुछ भी हमारे पिताजी की संपत्ति नहीं है। पिताजी जो भी संपत्ति हम पर छोड़ गए थे उस संपत्ति का जितना भी हिस्सा तेरा बनता है उतना हिस्सा मैंने तेरी परवरिश में लगा दिया है और तुझे बड़ा कर दिया है। तू चाहे जहां जा सकता है, तुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। बड़े भाई ने उससे ऐसा कह दिया था और ऐसा कहने के बाद वह घर से निकल जाता है। बड़े भाई ने ऐसा उससे इसलिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि अब छोटा जाएगा कहां और वह नौकरी करने लगेगा। लेकिन यहां पर जो विशाल होता है वह उसकी बात को पूरी तरह से सीरियस ले जाता है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। जब भाभी ये चीज देखती है तो उसे रोकती है, कहती है कि कहां जा रहे हो, भाई ने तो तेरे ने वैसे ही कह दिया है, कोई बात नहीं, बड़ों की बातों का बुरा नहीं माना करते। लेकिन तभी जो विशाल होता है वह अपनी आंखों के आंसू पहुंचता है और कहने लगता है कि भाभी मुझे बिजनेस करना है और भाई मुझे नौकरी करवा कर रहेंगे और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता जहां पर मैं किसी की बंदिशों में हूं। मैं अलग जाऊंगा और अपने बिजनेस करूंगा चाहे जैसे भी हो, और मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना है और काम करके मैं एक दिन भैया को दिखाऊंगा कि मैं भी काबिल बन सकता हूं। ऐसा कहकर जो विशाल होता है वह घर को छोड़कर जाने लगता है। भाभी उसे बहुत ज्यादा रोकती है लेकिन वह घर की दहलीज पार कर जाता है। इसके बाद जो भाभी होती है आरती, वह सीधा अपने कमरे में जाती है और कमरे के अंदर से उसकी कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, जो छोटी मोटी ज्वेलरी उसे शादी के टाइम पर मिली थी, उन सभी को एक पोटली में बांधती है और बांधने के बाद सीधा अपने देवर के हाथ में रख देती है। कहती है कि वैसे तो तू ना ही जाता तो ही अच्छा था, लेकिन फिर भी अगर तू जा रहा है तो ये ले, इसमें कुछ गहने हैं और इनको बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि मुझे पता है कि तू जरूर से कामयाब होगा और जब तू कामयाब हो जाए तो मुझे इतनी ही ज्वेलरी बनवा कर दे देना जिससे तेरे भाई को भी पता नहीं चलेगा वैसे वो ज्वेलरी को देखते कहां है। ऐसा कहकर भाभी ने वो गहनों की पोटली अपने देवर को दे दी थी और देवर जो विशाल होता है वो वहां से चला जाता है बिजनेस करने के लिए किसी दूसरे शहर में। इसके बाद भाभी को बहुत बुरा तो लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद हो गया था और वह अपने घर में आराम से बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जैसे रंजीत के आने का समय होता है तो रंजीत जैसे ही घर आता है तो घर आने के बाद यहाँ पर जो आरती होती है उसे बता दिए कि तुम्हारा छोटा भाई घर छोड़कर चला गया है और तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। इस बात को सुनकर रंजीत एकदम से खामोश हो जाता है और लास्ट में कहने लगता है कि अच्छा हुआ जोड़कर चला गया, क्योंकि उसने बिजनेस का भूत सवार कर रखा था और कुछ दिनों में इधर उधर धक्के खाकर वापस से घर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने लिए खाना लगवाने के लिए कह देता है, लेकिन मन ही मन उसे अपने भाई की चिंता भी हो रही है। इसके बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई के फोन पर फोन भी करता है, लेकिन जो छोटा भाई होता है वह बिल्कुल भी फोन नहीं उठाता है और इसके बाद वह चुपचाप अपने फोन को ऐसे ही रख देता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ अब इन बातों को 6 महीने बीत गए हैं और अभी तक जो बड़ा भाई होता
है उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि उसकी पत्नी ने सारे के सारे जेवर अपने छोटे देवर को दे दिए हैं और वह तो इधर उधर एक जमीन ढूंढ रहा है जिस जमीन को वो खरीद सके, क्योंकि कुछ पैसे तो उसने इकट्ठे कर रखे हैं और कुछ पैसे इन जेवरों को गिरवी रख के वो लेने वाला है जिससे वो जमीन खरीद सके। इसी वजह से जब उसका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जमीन भी देख ली थी, अपने पैसे भी निकाल लिए थे, तो वह अपनी पत्नी से उन जेवरों को मांगने लगता है। अब इस बात को सुनकर पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जेवर तो उसने अपने देवर को दे दिए थे और देवर से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर के अंदर एक ही बड़े भाई का फोन था और उस फोन से जब उसकी भाभी भी फोन किया करती तो देवर फोन नहीं उठाया करता, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई से गुस्सा था और वह सोचने लगता है कि बड़ा भाई मेरे पर फोन कर रहा होगा। इसके बाद जो भाभी होती है वह भी फोन करना बंद कर देती है और यहां पर रंजीत जब अपनी पत्नी आरती से उन गहनों को मांगता है तो उसके बाद वह एकदम से चुप रह जाती है और इसके बाद रंजीत कहने लगता है कि क्या हुआ, उन जेवरों को लाकर दे दो, हमें जमीन खरीदनी है। लेकिन तभी यहां पर जो आरती होती है वो कहने लगती है कि वो जेवर तो नहीं है। अब इस बात को सुनकर रंजीत कहने लगता है कि नहीं है, इसका क्या मतलब है, कहां गए जेवर, घर में ही तो थे, तुमने कहीं कर दिया क्या उनको। तो उसके बाद आरती एकदम से चुप रह जाती है और इसके बाद रंजीत को फिर से गुस्सा आने लगता है और वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। जब वो उसे ज्यादा डरा धमकाकर पूछता है तो उसके बाद आरती उसे बता देती है कि उन जेवरों को तो मैंने तुम्हारे छोटे भाई को दे दिया, क्योंकि वह घर छोड़कर जा रहा था और उसे कोई बिजनेस करना था। मैंने कहा कि इनको ले जाओ और इनसे बिजनेस कर लेना और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे इन्हें वापस लौटा देना। अब इस बात को सुनकर जो रंजीत होता है वह एकदम से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने पिछले 6 महीने से इस बात को उसे नहीं बताया था और उसने ऐसा काम कर दिया था जिसके लिए उसने उससे अनुमति भी नहीं ली थी। वह अपनी पत्नी से लड़ाई करता है, उसे धमकाता है और धमकाकर उसे घर से निकाल देता है। पत्नी खूब उससे रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि माफ कर दो मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आखिर मैंने तुम्हारे भाई को ही तो दिए हैं। लेकिन फिलहाल जो रंजीत होता है पूरे गुस्से में होता है और वो कह देता है कि निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो पत्नी होती है वह कुछ देर रिक्वेस्ट करने के बाद वहां से अपने मायके की तरफ चली जाती है, लेकिन मायके जाते हुए भी उसे अपनी मां का ख्याल आता है, क्योंकि उसके घर में केवल उसकी मां है और मां तो अपना जैसे तैसे वक्त व्यतीत कर रही है और ये भी उसके पास चली गई तो क्या होगा। यही सोचकर वह धीरे धीरे अपने मायके में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब मां से देखती है तो पूछने लगती है बेटी क्या हुआ, अचानक इस तरह से कैसे। तो इसके बाद जो आरती होती है वो एकदम से अपनी मां के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और रो रो कर उसे पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद जो मां होती है वह आरती को लेकर एक बार रंजीत के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रंजीत उनकी एक नहीं सुनता और उनसे कह देता है कि निकल जाए यहां से, आज से इस औरत से मेरा कोई भी नाता नहीं है और ये मेरी कोई भी नहीं लगती। जब किसी भी फैसले को लेने से पहले इसने मुझे नहीं पूछा तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। ऐसा कहकर मां बेटी को वो वहां से निकाल देता है और दोबारा से मां बेटी वहीं पर आ जाती हैं और एक साथ रहने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो आरती होती है वह मजदूरी करने लगती है और अब तक उसको अपने पति के घर से निकाले हुए लगभग 2 साल बीत गए थे। इधर जो विशाल होता है वो यहां से जाकर इन गहनों को बेचता है और बेचने के बाद उसने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। उस दुकान में अच्छी खासी उसकी इनकम होती है और धीरे धीरे करके वह उस दुकान को काफी बड़ा कर लेता है और धीरे धीरे अब वह अपने लिए एक शॉपिंग मॉल बना रहा है, जिसकी बिल्डिंग का ज्यादातर काम तो हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत काम रह गया है। और उसके बाद जो विशाल होता है एक दिन अपने शॉपिंग मॉल के बिल्डिंग के काम को देखने के लिए वहां पर चला जाता है। जैसे विशाल अपनी गाड़ी से वहां पर जाता है तो वहां जाने के बाद इधर उधर अपने काम को देखने लगता है कि कैसा काम हो रहा है, वर्कर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और देखते देखते अचानक से उसकी नजर एक महिला मजदूर पर पड़ती है जिसके सर पर ईंटें रखी हुई थी और जैसे ही यहां पर विशाल उस महिला मजदूर को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह महिला मजदूर और कोई नहीं उसकी वही भाभी आरती थी जिसने उसे गहनों की पोटली दी थी कि जा तू अपने सपनों को जी ले, बाकी यहां पर मैं सब कुछ देख लूंगी और बाद में मुझे गहने बनाकर दे देना। इस बात को देखकर वह एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि भाभी आप यहां पर कैसे। इसके बाद जो आरती काम कर रही थी वह उसकी तरफ देखने लगती है और देखने के बाद एकदम से उसकी सर से सारी ईंटें गिर जाती हैं और वह खड़ी खड़ी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो विशाल होता है वह एकदम से उसके पास जाता है और पूछने लगता है कि भाभी क्या हुआ, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई और भैया कहां हैं, भैया ठीक तो है ना जो आपको यह काम करना पड़ रहा है। तो उसके बाद जो आरती होती है वह रोते हुए अपने देवर को पूरी कहानी बता देती है कि इस तरह से मैंने जब तुम्हें वो गहने दिए थे तो उसके 6 महीने बाद तुम्हारे भैया उन गहनों को मांग रहे थे और जब मैं उन्हें नहीं दे पाई तो उसके बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और इसके बाद मैं अपनी मां के यहां पर रहा करती हूं। अब मां की तबीयत ज्यादा खराब है तो मुझे रोज के रोज मजदूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनका भी तो पेट पालना है और साथ में अपना पेट पालना है। इस बात को सुनकर जो विशाल होता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह एकदम से अपनी भाभी के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि जो विशाल होता है वो 6 महीने में इतना काबिल तो हो गया था कि वह अपनी भाभी के जेवरों को बनवाकर उसे
उसे वापस लौटा दे, लेकिन उसने सोचा कि पिता की संपत्ति पर कुछ ना कुछ तो उसका हक था और बड़े भाई ने इस संपत्ति को बेचने के बाद ये घर बनाया है, तो इन गहनों को वो अपने हिस्से की जगह पर रखना चाहता था और इसी वजह से वह अपनी भाभी के गहनों को लौटाने के लिए वहां पर नहीं गया था। इसके बाद वह अपनी भाभी से पूरी कहानी बताता है और माफी मांगता है। तो जो आरती होती है वह उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि कोई बात नहीं विशाल, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब सुनाओ तुम कैसे हो, क्या ये बिल्डिंग तुम्हारी बन रही है? तो उसके बाद विशाल कहता है कि हाँ भाभी, ये मेरी बिल्डिंग है और मैंने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, क्योंकि अपना घर भी है मेरे पास, अपनी दुकान भी है और ये शॉपिंग मॉल बना रहा हूं ताकि इसके अंदर अच्छा खासा पैसा मैं कमा सकूं और कोई भी दिक्कत ना हो सके। इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि 2.5 साल उसको आए हुए थे और 2.5 साल के अंदर उसने इतनी तरक्की कर ली। तभी जो विशाल होता है वो कहता है कि भाभी, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब मैं तुम्हें इस तरह से मजदूरी नहीं करने दूंगा, तुम चलो मेरे साथ और मैं तुम्हारी माँ को भी अपने साथ रखूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी अच्छा घर है और उसके अंदर मैं आराम से रहा करता हूं। इसके बाद भाभी पहले तो मना करती है, लेकिन देवर जब जिद करता है तो वह भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद विशाल, उसकी भाभी और उसकी भाभी की जो माँ होती है, वो सभी लोग उस घर के अंदर रहते हैं। कुछ दिनों में जो विशाल होता है उन जेवरों को, जो जेवर उसने अपनी भाभी से लिए थे, उससे दुगने जेवर बनवा देता है और बनवाने के बाद जैसे ही घर आता है तो घर आने के बाद अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी चलो, आपको कहीं लेकर चलना है। इसके बाद भाभी पूछती भी है कि तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे सीधा अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद सीधा वो लोग अपने भाई के यहां पर जाते हैं, जिसके पास अब भी वही घर था और उसी नौकरी को वो किया करता था। बदला था तो केवल ये बदला था कि जो रंजीत होता है वह फिलहाल शराब पीने लगा है, क्योंकि उसका भाई भी उसके पास से चला गया और उसकी पत्नी को उसने खुद ने ही निकाल दिया। जब वह उन दोनों से दूर होता है तो दूर होने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया है, लेकिन उसके मन की जो ईर्ष्या होती है वह उसे उसकी पत्नी के पास जाने से रोक रही थी। अब जैसे यहां पर विशाल अपनी भाभी आरती को लेकर अपने भाई के घर जाता है तो एकदम से रंजीत जब अपने भाई और अपनी पत्नी को एक साथ देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती है, क्योंकि उसने अपने भाई को तो 2.5 साल बाद देखा था और यहां पर जो उसकी पत्नी होती है उसको उसने 2 साल बाद देखा था। मुझे लगता है कि अब किस लिए आए हो तुम लोग यहाँ पर, क्या रह गया अब तुम्हारा यहाँ पर? इसके बाद जो विशाल होता है वो कहता है कि भैया हमारा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज लौटाना चाहता हूं, जो चीज मैंने ली थी, लेकिन उससे मैं अब कामयाब हो चुका हूं। इसके बाद विशाल अपने पास से उन जेवरों को निकालता है और निकालने के बाद अपने भाई के हाथ में रखता है और उससे माफी मांगता है। कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरा तरीका भले ही गलत था, लेकिन मेरा इरादा कभी भी गलत नहीं था। ये लो वो गहने, जिन गहनों की वजह से आपने भाभी को घर से निकाल दिया था और आपकी अमानत आपके पास है। ऐसा कहकर वो अपनी भाभी को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर पहुंचने के बाद रुकता है और रुकने के बाद मुड़कर कहने लगता है कि और हाँ भैया, अगर आपको रहना है तो आप मेरे घर में रह लीजिए, आपका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा और आपको नौकरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है, इससे आपका वो एहसान भी उतर जाएगा जो आपने मेरी परवरिश की थी। इस बात को सुनकर जो रंजीत होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से रो रो कर दोनों देवर भाभी से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैंने गलती कर दी और मेरे गुस्से की वजह से सब कुछ हुआ था। दरअसल मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि घर की बर्बादी हो जाए और इसी वजह से मैंने तुमसे मना किया था। अपनी पत्नी से भी माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से की वजह से मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया था मेरे ही भाई के लिए किया था। इसके बाद पत्नी आरती अपने पति को माफ कर देती है और यहाँ पर जो विशाल होता है वह भी अपने भाई को माफ कर देता है और उसके बाद पूरा परिवार दोबारा से एक साथ रहने लगता है। यहाँ से जब विशाल अपने भाई को अपने साथ ले जाता है अपने घर में, तो उसके घर को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो कहने लगता है कि छोटे, क्या बिजनेस से इतने पैसे कम जाया करते हैं? तो वो कहता है कि हाँ भैया, ये तो केवल 2.5 साल का कमाल है और अभी तो कुछ दिन बाद देखना तुम क्या होता है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो और भी ज्यादा पैसे हम लोग कमा सकते हैं। इसके बाद जो बड़ा भाई रंजीत होता है वह अपनी नौकरी को छोड़ता है और नौकरी को छोड़ने के बाद अपने छोटे भाई विशाल का पूरी तरह से साथ देने लगता है। और आज के टाइम पर विशाल और रंजीत काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है और अच्छे अच्छे रोजगार हैं। दोनों भाइयों ने अपने अपने रोजगार बना रखे हैं, लेकिन आज तक भी वो एक साथ ही रहा करते हैं। रंजीत ने अपने छोटे भाई की शादी एक अच्छी सी लड़की देखकर करा दी है और इसके बाद जैसे ये कहानी दोनों भाइयों की जिन लोगों को पता चलती है तो लोग वाहवाही करते रह जाते हैं कि परिवार हो तो ऐसा हो, भले ही कितने भी तकरार हुए हों, लेकिन फिर से दोबारा एक साथ सभी लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।